हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस समय काफी चर्चा में है। अभी हम जानेंगे बेसिकली वो फैसला क्या था, लेकिन इससे पहले इस समय काफी डिस्कशन चल रहा है कि ये हमारे संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 50, उसका उल्लंघन करता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। एवनली प्रॉपर तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें आप इसको देख सकते हैं। यहां पर मैं आई बटन में पिन भी कर दूंगा इसको, तो इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इसका टाइटल था इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक ऐतिहासिक फैसला। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो काफी दिनों से काफी कंफ्यूजन में रहा है। लोग कहना यह है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो भी रूलिंग पार्टी रही है उसने अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज नहीं किया। तो इसको लेकर काफी डिस्कशन चल रहा था, इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको करेक्ट करने का प्रयास किया है। और इसके चलते बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर तरीके से कहा है कि ये न्यायपालिका का अतिक्रमण है। किस पे? एग्जीक्यूटिव पे, कार्यपालिका पे। लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट खुद का काम से दिशा में काम नहीं होता है। तो पहले देश में ये लॉट ऑफ थिंग्स ही हैव सेड, समबडी नेम्ड, हालांकि फेक प्रोफाइल बना के लोग इस तरह से कमेंट करने आते हैं। डमरू भंडारी सेड वेट जस्ट वंडरिंग सीजीआई विल बी लेफ्ट टू बैक ट्रैक ऑन दिस ऑर्डर। ही हैज चैलेंज्ड मोदी एट द रॉन्ग टाइम इन हिस्ट्री। ही इज फेसिंग ब्लैक फ्यूचर नाउ मनोज कुमार आईएएस, whether he is IAS or not, he said judicial coup of democracy। well देखिए, एक्चुअली ऐसे टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। एवनली तुषार गुप्ता, somebody named, I don't know what is it, who is he, बट इन्होंने अपने प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज जुडिशियल बुलिंग। जुडिशियल क्या कर रहा है? जुडिशियल बुलिंग कर रही, मतलब एक प्रकार से आपको तानाशाही दिखा रही है, समथिंग लाइक दैट। वेल देखिए, एक्चुअली क्या है, समझते हैं हर एक पॉइंट को। बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, देखिए हमारे देश में एज ऑफ नाउ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है, पहले इस चीज को समझिएगा ध्यान से। आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन हमारे देश में सारे इलेक्शन कराती है। प्रेसिडेंट को क्या हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, लोकसभा का हो गया, राज्यसभा का हो गया, विधानसभा का हो गया, एमएलए का हो गया, एमएलसी का हो गया। सारे इलेक्शन बेसिकली हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। केंद्र में देखा जाए तो वहां पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। स्टेट की बात करें तो यहां पर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ये सारे इस तरह से यहां पर इलेक्शन कराए जाते हैं हमारे देश में। देखो यहां पर सिंपल सी बात है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर को कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना होता है। क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल फेयर तरीके से काम करना चाहिए। अब वो फेयर तरीके से काम कब करेगा? वो फेयर तरीके से काम तब करेगा जब उसका फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। हमारे यहां एज ऑफ नाउ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करती आई है? गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से, मतलब प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से सीधे प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते आए हैं। मतलब इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करें तो गवर्नमेंट को जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को आमतौर पर इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। बिकॉज बीते कुछ दिनों में हमने यही केस देखा है। नाउ अब इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर पहले भी कई सारे सवाल उठाए गए हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी अपोजिशन के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए। उस समय कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने चेंज नहीं किया। अब बीजेपी की आई, वो चेंज नहीं कर रहे थे, बिकॉज अपने पास जो पावर है उसको कौन रिलीज करना चाहेगा? इलेक्शन कमीशन आपने कई बार देखा होगा कि जो केंद्र में रूलिंग पार्टी होती है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से सपोर्ट करती है। हम लोगों ने कई सारे ऐसे लम्हे देखे हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन ऐसी करती हुई नजर आई है। तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल था। पीपल आर सेइंग दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वो ऐसा नहीं करेगी। भैया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कहीं लिखा हुआ है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने शपथ ले लिया तो गलती नहीं करेगा? हमारे यहां पता नहीं कितने आईएएस आईपीएस जेल में हैं। आप देखेंगे मुंबई के डीजी पुलिस कमिश्नर थे, वो इस समय जेल में है ना। तो ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं कि कोई आईएएस आईपीएस बन गया है, वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया है, शपथ ले लिया है तो वो बेसिकली वो सही काम करेगा। नो, दैट्स नॉट राइट। तो ऐसी कंडीशन में, चूंकि कई सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर छोटे छोटे डिसीजंस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई रूलिंग दिया। उनका कहना यह है कि हमारे यहां इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो अब सीधे प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से नहीं किया जाएगा, बल्कि कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे,
इनके अलावा लीडर अपोजिशन लोकसभा के होंगे। यदि मान लीजिए लोकसभा के लीडर अपोजिशन नहीं है तो उस कंडीशन में लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एलओपी बनने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको 10% सीटें लोकसभा की जितनी जरूरी होती है, लोकसभा राज्यसभा जहां भी है। तो यहां पे एज ऑफ न्यू कांग्रेस के पास 10% सीटें नहीं है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्योंकि 543 सीटें हैं, इसमें से 55 सीटें आपको जितना पड़ेगा, तभी जाकर आप यहां पे लीडर अपोजिशन की पोस्ट आपको मिलेगी। लीडर अपोजिशन आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखता है। तो ये हो गया। और तीसरी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर की कमेटी होगी, डिसाइड करेगी कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, और इनकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, मतलब बाध्यकारी होगी। अब इस पॉइंट को यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया है ट्रांसपेरेंसी को रिस्टोर करने के लिए। इवनली कई सारी और भी चीजें कही गई हैं कि यहां पर और भी जो चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के जो फंडिंग है वो सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलीज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया है। अब यहां पर लोग कहना यह है कि नहीं नहीं ये इंक्रोचमेंट है। कैसे इंक्रोचमेंट है? हाउ? जिस बॉडी का अपॉइंटमेंट ही फेयर तरीके से नहीं होगा, वो बॉडी कैसे फेयर तरीके से इलेक्शन करा सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। कुछ फिक्स्ड मेंटलिटी के लोग जो हैं इसमें अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं, बट आई डोंट बिलीव दैट वन। आपके ओपिनियन क्या है? आप खुद कमेंट करके इसे बताएं। आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी है उसको इलेक्शन कमीशन जैसे नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी बनाकर आप उसको हाईजैक कर लें। केंद्र की रूलिंग पार्टी के पास ऑलरेडी बहुत सारा पावर होता है, दे कैन डू एनीथिंग। और ऐसी कंडीशन में यदि आप इलेक्शन कमीशन का खुद ही अपॉइंटमेंट करेंगे तो क्या ऐसी गारंटी है कि इलेक्शन कमीशन बायास बिहेवियर नहीं करेगा? वी हैव सीन मेनी ओकेजन्स जहां पे इलेक्शन कमीशन ने रूलिंग पार्टी के फेवर में कई सारे डिसीजन दिए हैं एंड दिस इज नॉट फेयर। तो कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट प्रोसेस को सही करना बहुत जरूरी था। यहां पर इवेंटली देखा जाए तो जस्ट 5 जज बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस के.एम. जोसेफ, इन्होंने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें अब चेंज किया जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी या लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी है, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 मेंबर की कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। मैं तो मानता हूं ये डिसीजन काफी अच्छा है, लेकिन आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो यार उसको शेयर जरूर करें। इसके अलावा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर। हैव अ वंडरफुल डे, कीप पावर एंड टेक केयर।